नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद रवि गौतम में एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जो है आपको भी जैसा कि आप सभी को पता है कि EMRS का जो लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 दिसंबर 2023 को मॉर्निंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके फर्स्ट पार्ट का यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इनका एक पार्ट बना के 60 क्वेश्चंस का हमने अपलोड कर दिया है। और आप लोगों का जो प्यार मिला, भरपूर प्यार हमें उस वीडियो के ऊपर मिला, हम तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर उसका जो बचा हुआ पार्ट था, जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस थे, जो कि केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस का एक 60 क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 120 तक के जो क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स की बात करते हैं। दोस्तों, एक बार फिर स्वागत आप सभी का हमारे इस वीडियो में। चलिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन पेपर की एनालिसिस और किस क्वेश्चन का क्या आंसर करेक्ट होगा उसकी बात करते हैं। दोस्तों, पहले तो एक चीज़, बहुत लोगों के हमारे पिछले वीडियो के ऊपर ये कमेंट आ रहे हैं कि आपने पेपर तो दिखा दिया, आंसर गलत है, पहले आंसर तो सही से बना लो। देखो दोस्तों, होता क्या है कि जब पेपर हमारे हाथ में आता है ना, और जल्दी से जल्दी हम भी क्या होता है कि यूट्यूब पे लोगों के लिए दिखाना है, तो हम आंसर्स को करते हैं, उतना हम क्रॉस चेक नहीं कर पाते। और एट द एंड वी आर ह्यूमन बींग, ठीक है, गलती हो जाती है, कुछ आंसर्स गलत हो जाते हैं, मिस प्रिंट भी तो हो जाता है कभी कभार क्वेश्चन पेपर के अंदर, ठीक है। तो इतनी जल्दी डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए। फिर भी हम उस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं, और वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप अपना समय निकाल के हमारी वीडियो को देख रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं और हमें बता रहे हैं कि देखो सर, आपके यहाँ पे गलती है। और हम उस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आगे से जो भी क्वेश्चंस के आंसर हम प्रोवाइड कराएंगे वो एकदम करेक्ट होंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर इस वीडियो में हम जो है बात करने वाले हैं पार्ट 4 की। जो हमारा पार्ट 4 है वो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन, जो सिर्फ और सिर्फ विषय से रिलेटेड है, और बाकी के पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 से 120 तक के आंसर्स हम यहाँ बात करेंगे। दोस्तों, एक चीज़ और मैं बता दूँ, इस वीडियो के अंदर इतनी जल्दी न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस को सॉल्व करके उनके आंसर्स आप लोगों के लिए ला पाना थोड़ा मुश्किल था, तो इसलिए मैंने अभी न्यूमेरिकल के जो क्वेश्चंस के जो आंसर्स थे उनको मैंने अभी छोड़ दिया है। ठीक है दोस्तों, और बाकी सभी क्वेश्चंस के आंसर्स, और क्षमा चाहूँगा अगर कोई क्वेश्चन, एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया है तो दोस्तों उस चीज़ को बुरा ना माने। आप सभी लोग भी एनालाइज कर सकते हैं, आप सभी लोग भी ढूंढ सकते हैं, और अगर आपको मेरे किसी गलत क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मिलता है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर इसका करेक्ट आंसर ये होगा। चलिए दोस्तों, और अपना समय निकाल करके कमेंट जरूर करें। और एक रिक्वेस्ट है कि दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और एक चीज़ और बताई थी मैंने कि कही थी कि आप सभी कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं, वो चीज़ हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि इससे क्या होगा, कट ऑफ का आइडिया लगा पाना एक हमारे लिए बहुत बेटर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि यदि कोई छात्र गलती से सल्फर डाइऑक्साइड गैस अंदर ले लेता है तो क्या क्या नहीं करना चाहिए। देखो, अगर किसी छात्र को सल्फर डाइऑक्साइड उसके इनहेल कर लेता है तो क्या होगा, स्टूडेंट शुड बी गिवन फ्रूट जूस और लेमन जूस टू ड्रिंक। यस, अगर हम उसे फ्रूट जूस या लेमन जूस देंगे तो उसे थोड़ा अच्छा फील होगा, तो ये करना चाहिए। द विक्टिम शुड बी टेकन एट वंस टू एन ओपन एरिया। पीड़ित को तुरंत खुले स्थान में ले जाना चाहिए, ये भी सही बात है, ये करना चाहिए। लेट द स्टूडेंट ब्रीथ डीपली। हाँ, स्टूडेंट को क्या है कि इससे क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड लेने की वजह से सांस जो स्टूडेंट का है वो क्या होता है, लंग्स में प्रॉब्लम होने लगती है, उसको सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, इसलिए धीरे गहरी गहरी सांस लेनी चाहिए। छात्र को अमोनिया वाष्प लेने के लिए बोलना चाहिए नहीं। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, छात्र को कभी भी हमें अमोनिया वाष्प लेने के लिए नहीं बोलना चाहिए। इसमें लिखा है लेने देना चाहिए नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ, क्वेश्चन नंबर 61 का करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 4। ठीक है दोस्तों, अच्छा, मैं इसमें जो सेट डिस्कस कर रहा हूँ, मेरे पास जो एग्ज़ाम का सेट है, बुकलेट कोड है वो है S8। तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा, क्योंकि जो डिफरेंट बुकलेट होगी उसमें क्वेश्चन नंबर भी डिफरेंट होंगे, सेकंड ऑप्शंस भी अप एंड डाउन होंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप बहुत ध्यान से, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इस चीज़ को कवर करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, विच ऑफ दीज इज ए प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रेडॉक्स टाइट्रेशन। ये कह रहा है कि जो मानक ऑक्सीकरण एजेंट होता है, एक प्राथमिक मानक ऑक्सीकरण एजेंट रेडॉक्स अनुपापन में, वो कौन होता है, कौन सा होता है। दोस्तों, अगर मैं जब भी आपसे ये
कहा जाए कि प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, तो उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट आता है। पोटेशियम डाइक्रोमेट बोले तो K2Cr27। कुछ लोगों ने इसका आंसर ऑक्जेलिक एसिड लगाया है। दोस्तों वो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऑक्जेलिक एसिड जो होता है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और KMnO4 की बात करूँ, KMnO4 भी एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कुछ लोग इसे भी लगा के आए होंगे, और मैं अभी भी कहता हूँ कि जब EMRS की आंसर की आएगी ना, तो इसमें से कोई भी एक आंसर हो सकता है, लेकिन जब आप प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन रेडॉक्स टाइट्रेशन बात करेंगे तो पोटेशियम डाइक्रोमेट आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर है वो K2Cr2O7 है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी को करेक्ट मानते हुए आगे बढ़ते हैं ना। आ जाइए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 63। द मेन बफर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन ब्लड। दोस्तों ह्यूमन ब्लड का जो पीएच वैल्यू होती है, ह्यूमन ब्लड की अगर मैं पीएच वैल्यू की बात करूं, तो उसकी पीएच वैल्यू होती है लगभग 7.4। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये थोड़ा सा बेसिक होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि जो ह्यूमन ब्लड का जो बफर सिस्टम होता है, वो ह्यूमन ब्लड का जो बफर सिस्टम होता है, मेन बफर सिस्टम, वो क्या होता है, H2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड HCO3-। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ होती है। ये आगे चलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, ये कह रहा है व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज्ड इन द लेबोरेटरी के अंदर सबसे ज़्यादा प्रयुक्त किया जाने वाला जो सामान्य प्रकार का अग्निशामक होता है वो कौन सा होता है। दोस्तों देखो, अगर बात की जाए तो वैसे तो लेबोरेटरी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बेस्ड फायर एक्सटिंग्विशर भी यूज़ किए जाते हैं, एक्सटिंग्विशर्स यूज़ किए जाते हैं, और सोस पाउडर वाले भी होते हैं। लेकिन इसने पूछा जनरली कौन से यूज़ किए जाते हैं, तो जो ड्राई पाउडर बेस्ड आते हैं उनको सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। तो इसका ऑप्शन 1 ड्राई पाउडर। अगले क्वेश्चन में आ जाइए। अगले क्वेश्चन में हमारे सामने क्वेश्चन है कि जो धोने का सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, उसका कॉमन नेम क्या होता है, व्हाट इज़ द कॉमन नेम फॉर वॉशिंग सोडा। दोस्तों सभी को पता है कि जो धोने का सोडा होता है उसका कॉमन नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, सोडियम कार्बोनेट, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 66 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि किसी प्रयोगशाला परिचारक से कोई रसायन गिर जाए तो उसे क्या करना चाहिए। भाई अगर किसी भी लैब अटेंडेंट से या बच्चों से ज़मीन के ऊपर क्या हो जाए कि कोई केमिकल फैल जाए, कोई रसायन फैल जाए, तो एक तो इंस्टेंटली इमीडिएटली उसको क्या करना चाहिए, क्लीन अप करना चाहिए। जो फैला है उसको क्लीन अप करना चाहिए, फैले रसायन को तुरंत साफ करें। सेकंड, अगर बच्चों से गिरा है तो उसे तुरंत जाके लैब टेक्नीशियन या टीचर इंचार्ज को बताना चाहिए, है ना। तो मेरे हिसाब से ये दोनों चीज़ें हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट होगा, 1 और 2 दोनों। व्हाट आर सॉप्स। दोस्तों अगर सॉप्स की बात करें तो सॉप्स जो है बेसिकली सैपोनिफिकेशन प्रोसेस से बनती है, जिसमें ईस्टर की जो रिएक्शन है वो अल्कोहल के साथ कराई जाती है। ईस्टर की रिएक्शन जो है वो अल्कोहल के साथ ईस्टर की जो रिएक्शन है वो NaOH बेस के साथ कराई जाती है। और इसमें क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हैवियर फैटी एसिड्स बनते हैं। तो सॉप्स क्या है, सोडियम और पोटेशियम के हैवियर फैटी एसिड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 जो क्वेश्चन है वो एक न्यूमेरिकल है दोस्तों। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आप सभी को बताया कि जो न्यूमेरिकल्स हैं, जो 5-6 न्यूमेरिकल्स आए हैं उनको हम बाद में देखेंगे, उनको अभी नहीं किया क्योंकि इतना समय नहीं था। ठीक है दोस्तों, तो उनको देख लेंगे बाद में। मैं डेफिनेटली इनके आंसर्स भी आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो बना करके इनके आंसर्स भी ला दूंगा, और जो क्वेश्चंस गलत हो गए होंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, उन्हें भी मैं एक बार चेक करूँगा। वैसे तो पूरी कोशिश की है कि गलत ना हो। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 69। इसमें पूछा है व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर इन डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप सभी को पता है कि वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद बॉईल करना स्टार्ट करता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद वो जमना स्टार्ट होता है। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा है वाटर की डिग्री सेल्सियस में, तो वो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 70। दोस्तों इस 70 क्वेश्चन के अंदर ना बहुत एक आसान सा क्वेश्चन है जो कि बेसिकली रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें बताया गया है कि 3 धातुएं हैं X, Y और Z के सल्फेट लवणों के जलीय विलयनों को 3 अलग अलग बिक्रों में रखा गया है। यह पाया जाता है कि X जो है Y और Z दोनों विलयनों के साथ अभिक्रिया करता है। मतलब अगर X YSO4 और ZSO4 को
के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब वो YSO4 से Y को और ZSO4 से Z को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इस बात का मतलब ये है कि जो X है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है दोस्तों, जबकि Z केवल Y को क्या करता है, विलय से के साथ अभिक्रिया करता है। इसका मतलब जो Z है वो Y से ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो इसमें Z आएगा, Y आएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में ये कह रहा है कि कौन सी फोटोसिंथेसिस विच गैस इज यूज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। दोस्तों, जब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं तो हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड हम एक्सेल करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के दौरान उस CO2 का क्या करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है यूज़ की जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस का उपयोग होता है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। दोस्तों, यहाँ पे बात की गई है, एक फिजिक्स का क्वेश्चन है जिसमें जो लेंस एंड मिरर से है, इमेज फॉर्मेशन से क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है कि अ शार्प इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड ऑन एन स्क्रीन बाय यूजिंग ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे दिस इज फोकल फोकस 2, दिस इज फोकस 1, दिस इज 2f1 एंड दिस इज 2f2। ठीक है दोस्तों, ये फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट को क्या है, डिस्टेंट रखा गया है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ से जाएगा तो यहाँ से जाने के बाद वो फोकस से वो रेस क्या होगी, पास होगी। इसका मतलब इमेज जो है ऑब्जेक्ट की वो स्क्रीन पे बन रही है और स्क्रीन कहाँ रखी है, फोकस पे रखी है, तभी मैं फोकस को क्या कर पाऊंगा। तो ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज़ द इमेज डिस्टेंस यानी कि V, और ये वाली जो डिस्टेंस है दिस इज़ द U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो फोकल लेंथ होती है वो फोकल लेंथ कैसे निकलती है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो मुझे जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस पता होगी तभी मैं निकाल पाऊंगा। इसलिए इस क्वेश्चन में पूछा था कि आपको इन दोनों के बीच की दूरी मापने की आवश्यकता है, तो क्या चाहिए, लेंस और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन 1 इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। फॉर बर्न्स कॉज्ड बाय स्टीम और हॉट वाटर, अगर हमारा भाप से हमारा हाथ जल जाए या गर्म पानी से जल जाए तो हमें क्या करना चाहिए। हमें ठंडे बहते हुए तनु एसिटिक एसिड, डाइल्यूट एसिटिक एसिड नहीं, बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। आइस से सिकाई करनी चाहिए, कर सकते हैं। डाइल्यूट NaCO3 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें कोल्ड रनिंग वाटर में अपना हाथ दे लेना चाहिए जहाँ से जला होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया कोल्ड रनिंग वाटर, ठंडा बहता पानी। सोडियम मेटल का केप्ट अंडर, देखो दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान, इतना आसान क्वेश्चन कि मतलब बच्चे से भी ये क्वेश्चन करवाया जा सकता है। ठीक है, क्या पूछा है, सोडियम धातु को किस में रखा जाता है। दोस्तों, एक बात बता दूं, सोडियम और पोटेशियम जो ये दो मेटल हैं ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव हैं कि ये वाइग्रसली रिएक्ट करते हैं और हर तरह के पानी में रिएक्ट करते हैं। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है, दैट इज केरोसिन ऑयल के अंदर इनको रखा जाता है। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 75। विच लेबोरेटरी अपैरेटस इज यूज फॉर मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। दोस्तों, लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए, रसायन का तरल पदार्थ का आयतन मापने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है। दोस्तों, बीकर होते हैं जो 50 ml, 100 ml, 200 ml के हिसाब से होते हैं, तो बीकर का यूज़ किया जाता है। यानी कि बीकर का यूज़ हम किसी भी लिक्विड का वॉल्यूम मेजर करने के लिए लेबोरेटरी में यूज़ करते हैं। तो बीकर इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 76। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्टॉप वॉच इन ए फिजिक्स एक्सपेरिमेंट। दोस्तों, फिजिक्स एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तो हमें स्टॉप वॉच की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। एक्चुअली उसमें टाइम का मेजरमेंट करना होता है। टू एनालाइज द डेटा पैटर्न्स, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, गलत। टू मेजर द टेम्परेचर, नहीं यार, टेम्परेचर मेजर इसके थ्रू नहीं, थर्मामीटर से किया जाता है। टू डिटरमाइन द वॉल्यूम, नहीं, वॉल्यूम जो मेजर किया जाता है वो वॉल्यूम मेजर करने के लिए अलग चीज़ें होती हैं, लीटर्स होते हैं। टू रिकॉर्ड द टाइम इंटरवल, बिल्कुल सही, ये इसका समय अंतराल को रिकॉर्ड करने के लिए हम स्टॉप वॉच का यूज़ करते हैं फिजिक्स एक्सपेरिमेंट के अंदर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। व्हाट आर द एसेंशियल सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए साइंस लेबोरेटरी। दोस्तों, इसने पूछा कि विज्ञान प्रयोगशाला की जो आवश्यक सुरक्षा आवश्यकताएं होती हैं वो क्या हैं। देखो, किसी भी लेबोरेटरी के अंदर ना जो अगर उसकी सेफ्टी पर्पज से बात की जाए तो उसके अंदर आईवॉश स्टेशन होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। रसायनों के लिए उचित भंडारण स्थान होना चाहिए, उनको एक प्रॉपर स्पेस, स्टोरेज स्पेस होना चाहिए केमिकल्स को रखने के लिए। कम से कम 2 प्रवेश या निकास द्वार होने चाहिए, बिल्कुल ये भी बात सही है। इलेक्ट्रिक सॉकेट्स नियर द सिंक, नहीं, ये गलत बात है। तो दोस्तों, इसका जो आंसर होगा, ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 4 ABC आर दी करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन 4 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा।
अगले क्वेश्चन में आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइट्रेशन इज पॉसिबल यूजिंग द फेनोल्फ्थलीन एज एन इंडिकेटर। कौन सी टाइट्रेशन में जो है फेनोल्फ्थलीन जो है एक इंडिकेटर का काम करेगा। दोस्तों एक वीक एसिड जब बेस के साथ में रिएक्ट किया जाता है तो टाइट्रेशन का यूज़ किया जाता है। टाइट्रेशन में फेनोल्फ्थलीन का यूज़ किया जाता है और फेनोल्फ्थलीन जो होता है वो कलरलेस होता है। ये बात ध्यान रखना, क्या होता है, कलरलेस होता है। और जब टाइट्रेशन में इसको यूज़ करते हैं तो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंडिकेटर का काम करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, ऑक्सैलिक एसिड विद NaOH। टाइट्रेशन के अंदर हम फेनोल्फ्थलीन का एज ए इंडिकेटर यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चल दोस्तों कम टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। इसमें पूछा गया है कि क्लोरोफिल इज ए नेचुरली अकरिंग चिलेट कंपाउंड इन विच द सेंट्रल मेटल एटम इज। क्लोरोफिल एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला किलेट यौगिक है जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु जो होती है दोस्तों मैग्नीशियम होती है। नेचुरली जो पाया जाता है वो कौन पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द मैग्नीशियम राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेफ्टी प्रिकॉशन इन ए लेबोरेटरी। भाई लेबोरेटरी के अंदर जो सेफ्टी प्रिकॉशन है, वियरिंग ग्लव्स, यस ग्लव्स पहनने चाहिए, सेफ्टी गोगल्स लगाने चाहिए, वियरिंग ए लैब कोट, बिल्कुल लैब कोट पहन के काम करना चाहिए। ये कह रहा है कि लैब के अंदर प्रयोगशाला में खाना और पीना भी अलाउ होना चाहिए, नहीं, ये सेफ्टी पर्पस नहीं है, ये प्रिकॉशंस सेफ्टी प्रिकॉशंस की कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, सुरक्षा सावधानी में नहीं आता। ईटिंग और ड्रिंकिंग इन द लैब ये बिल्कुल प्रोहिबिटेड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 80 का जो आंसर हुआ वो हुआ क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों यूट्यूब पे जैसा अलग अलग यूट्यूबर्स ने पढ़ाया था, जैसे क्वेश्चंस बताए थे, एग्जैक्टली वैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। पेपर बहुत इजी था, आराम से इसमें 50 क्वेश्चंस अगर न्यूमेरिकल भी हटा दिए जाए 5-6 तो 50 के आसपास स्कोर किया जा सकता है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 81, चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं। दोस्तों इसमें क्या कहा गया है कि एक एमीटर है जिसमें 20 डिविजन्स हैं। ठीक है, एक एमीटर के पैमाने पर 0 और निशान 2 के बीच में 20 विभाजन होते हैं। तो एमीटर का अल्पमतांक बताना है कि जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना होगा। दोस्तों करना क्या होता है कि जो जितने भी नंबर हो जिसके बीच में निकालना है, 0 से 2 के बीच में निकालना है तो 2, और उस 2 में कितने इंटरवल्स बने, 20 डिविजन्स बने, तो इस 20 से इसको डिवाइड करेंगे तो 0.1 आएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 82, विच सब्सटेंस इज करेक्टली मैच्ड विद इट्स स्टोरेज कंटेनर। दोस्तों अगर मैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स को प्लास्टिक में रखूंगा तो प्लास्टिक उसमें डिसॉल्व हो जाएगी। एसिड को मेटल में रखेंगे तो मेटल एसिड के साथ रिएक्शन कर लेंगे। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड को ग्लास में रखेंगे तो ये नहीं रखा जाएगा। तो क्या है, ब्रोमीन। दोस्तों जैसे ही ब्रोमीन आएगा, ब्रोमीन को देखते ही याद आ जाना चाहिए कि ब्रोमीन को हम हमेशा एक डार्क कलर्ड की ग्लास की बोतल में रखते हैं, डार्क कलर्ड की ब्राउन सी बोतल में रखते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 पे आते हैं, फॉर ए फायर कॉज्ड बाय शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हाट शुड नॉट बी डन। विद्युत धारा के शॉर्ट सर्किट से लगी आग के लिए क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों बहुत सिंपल सा इसका आंसर होता है, आप रेत डालो उसके ऊपर, सूखी रेत डालो उसके ऊपर। ठीक है, अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करो। क्षेत्र में पानी फेंकना नहीं, मुख्य विद्युत आपूर्ति बंद कर दो, बिल्कुल स्विच ऑफ दी मेन सप्लाई, इलेक्ट्रिक सप्लाई को बंद करो। थ्रो ड्राई सैंड इन द एरिया, यूज़ ए फायर एक्सटिंग्विशर, बिल्कुल सही है। लेकिन कभी भी उसके ऊपर पानी नहीं डालना। ठीक है, तो कौन सा आंसर नहीं है, नहीं क्या नहीं करना है, थ्रो वाटर इन एन एरिया, तो पानी नहीं डालना है। तो इसका चलिए दोस्तों ये देखो कितना हलवा क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है। भाई सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या होता है, Na होता है। ये पोटेशियम होता है, ठीक है, और ये नाइट्रोजन होता है, SO कुछ नहीं होता। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 85, व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स इनटू इंडिविजुअल। दोस्तों जब अलग अलग लिक्विड्स का मिक्सचर होता है और उन्हें बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे मुझे क्या करना होता है, सेपरेट करना होता है, तो मैं डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर है वो है आसवन प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस। ठीक है दोस्तों, चलिए जब सॉलिड से इवेपरेशन कब यूज़ करते हैं, ये भी बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे चलता है, लेकिन इवेपरेशन से जब सॉलिड को अलग करना होता है तब हम इवेपरेशन यूज़ करते हैं, अदरवाइज हम डिस्टिलेशन का यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ए फ्यूम हुड। फ्यूम हुड का क्या है, यानी कि धुआं हुड। दोस्तों एक्चुअली इसका जो काम होता है धुआं हुड का, इसका काम होता है टू प्रोवाइड ए सेफ प्लेस टू वर्क विद द केमिकल्स। बिल्कुल सही बात है, एक सुरक्षित जगह
स्थान प्रदान करना, रसायनों के साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित जगह प्रदान करना होता है। टू रिमूव फ्यूम्स फ्रॉम द एयर, बिल्कुल सही बात है ये भी, कि हवा से धुएं को हटाने के लिए होता है। टू प्रोवाइड ए प्लेस टू स्टोर केमिकल्स, नहीं, बिल्कुल सही बात है ये भी। टू प्रोवाइड ए प्लेस टू स्टोर केमिकल्स, नहीं। टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट रिक्वायरिंग हाई टेम्परेचर, नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए एंड बी होगा। ऑप्शन नंबर 2 ए एंड बी आर द राइट आंसर। दोस्तों बहुत ही आसान, एक और बहुत आसान क्वेश्चन जो सबको पता होता है कि सोडा वाटर के अंदर क्या होता है। जो सोडा वाटर होता है भाई, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेटेड वाटर होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स की जाती है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर इज एडेड टू द एसिटिक एसिड। दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो होता है NaHCO3, और एसिटिक एसिड जो होता है वो होता है CH3COOH। ये एक वीक एसिड होता है ना, और ये एक सॉल्ट होता है। तो जब इसको किया जाता है, इसके साथ मिलाया जाता है तो आ गैस इवॉल्व्स। दोस्तों जब इसे इसके साथ मिक्स किया जाता है तो CO2 गैस क्या होती है, निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये कह रहे हैं कि उसके रिगार्डिंग क्या सही नहीं होगा भाई। CO2 गैस जो है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, बिल्कुल सही बात है। जो बर्निंग, आग जल रही होती है उसको बुझा देती है, ये भी सही है। और ये क्या करती है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट जो होता है उसको ग्रीन कलर में कन्वर्ट कर देती है, ये भी बात सही है। लेकिन क्या नहीं ट्रू है इसके लिए कि ये जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व हो जाती है, नहीं, ये गलत बात है। एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो वाटर के अंदर तो डिसॉल्व हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर डिसॉल्व नहीं होती। चलिए, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। यू नीड टू प्रिपेयर 40 ml ऑफ, न्यूमेरिकल है दोस्तों, मैंने बताया कि न्यूमेरिकल को हम बाद में देखेंगे, तो न्यूमेरिकल को अभी हम इस वीडियो में सॉल्व नहीं कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं 90। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूट एसिड्स इन द साइंस लेबोरेटरी। दोस्तों अगर मैं बात करूँ डाइल्यूट एसिड की नॉर्मेलिटी की, तो इसमें जो ये आंसर मैंने टिक किया है ये मैंने HCl के बेसिस पे किया है, और HCl की जो डाइल्यूट की जो नॉर्मेलिटी होती है वो 1 नॉर्मल होती है। ठीक है, इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आप एक बार देख लीजिएगा। अभी हम वीडियो के सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं, तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन 2 होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि जीव विज्ञान प्रयोग में नियंत्रण समूह का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है, यानी कि यूजिंग ए कंट्रोल ग्रुप इन ए बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट। दोस्तों जो मेन पर्पस होता है ना कंट्रोल ग्रुप का, जब कोई एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी के अंदर किया जाता है तो उनका मेन पर्पस होता है कि जो रिजल्ट्स लाने हैं ना उनके कंपैरिजन के लिए बेस तैयार करना होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 2, टू प्रोवाइड ए बेसिस फॉर कंपैरिजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए कोरोसिव सब्सटेंस। दोस्तों कोरोसिव सब्सटेंस कौन से होते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, ठीक है, HNO3 हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, NaOH हो गया, KOH हो गया, ये कोरोसिव में आते हैं। ये सब किस में आते हैं, कोरोसिव में आते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे ऑप्शन है, दिस इज द ऑप्शन नंबर 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हमारा क्या है, कोरोसिव सब्सटेंस है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं कि जो फायर कोज्ड बाय बर्निंग ऑफ ऑयल कैन नॉट बी एक्सटिंग्विश्ड विद वाटर, व्हाई इज दिस सो। कि तेल से जलने से लगी आग को पानी से क्यों नहीं बुझाया जा सकता। दोस्तों ऐसा इसका कारण इसलिए होता है क्योंकि तेल का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और पानी डालने पर यह जलता है, नहीं, गलत, क्योंकि तेल पानी में घुल जाएगा और जलता नहीं। तेल कभी भी पानी में नहीं घुलता, क्योंकि तेल और पानी के बीच अभिक्रिया से तेल का ज्वलनताप प्रदान करने के लिए पर्याप्त गर्मी निकलती है, नहीं, गलत। दोस्तों एक्चुअली होता है क्या है कि जो तेल होता है वो पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं घुलता है, और तेल पानी की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, वो तैरता है, और वो इसलिए जलता रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि तेल पानी में एघुलनशील होता है, इंसॉल्युबल होता है वाटर में, एंड लाइटर देन इट, और इससे हल्का होता है, जिसकी वजह से वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, जिसकी वजह से वो लगातार जलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आइए, क्वेश्चन नंबर 94। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। दोस्तों आप सभी को पता है कि पृथ्वी के क्लास 6 का क्वेश्चन है ये, SST की बुक से कह लो, चाहे हम इसे साइंस की बुक से कह लें, ठीक है, हमारे जिसमें हमने इन्वायरमेंट पढ़ा था, पर्यावरण पढ़ा था, एटमॉस्फेयर पढ़ा था। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो है नाइट्रोजन, जिसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 78% नाइट्रोजन पाई जाती है।
उसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर पाई जाने वाली वो ऑक्सीजन है 21%, और थर्ड जो है वो ऑर्गन है 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मैं बात करूँ 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट के अंदर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, इन फायरवर्क्स द ग्रीन फ्लेम इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दी। भाई पटाखों के अंदर जो हरी लो निकलती है वो किसके कारण निकलती है? बेरियम की वजह से निकलती है, तो इसका राइट आंसर है बेरियम। क्वेश्चन नंबर 96 एक न्यूमेरिकल है जो कि हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई ओनली सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉमनली यूज्ड एज ए रेडॉक्स रिएक्शंस व्हाइल HCl एंड HNO3 आर नॉट प्रेफर्ड। दोस्तों देखो, जो HCl और HNO3 होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, हाईली रिएक्टिव एसिड्स होते हैं। ये क्या कर सकते हैं? ये रेडॉक्स रिएक्शन में इंटरफेयर कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं, इतने ज़्यादा एग्रेसिव और रिएक्टिव होते हैं। इसलिए HCl और HNO3 को कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे यूज़ नहीं किया जाता है, और हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड को ही यूज़ करते हैं। तो इस हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या है? फर्स्ट होगा, ऑप्शन होगा, HCl एंड HNO3 आर हाईली रिएक्टिव एसिड्स दैट में इंटरफेयर विद द डिजायर्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 98, विच लैब इक्विपमेंट इज यूज टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब्स ड्यूरिंग दी। भाई टेस्ट ट्यूब होल्डर्स का हम यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर्स, ठीक है। कुछ लोग इसका पेयर ऑफ टोंग्स लगा के आ रहे हैं, लेकिन वो गलत आंसर है, टेस्ट ट्यूब होल्डर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 99 जो कि एक असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है, फॉर प्रिपेयरिंग दी सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन यूज बोरोसिलिकेट ग्लास पायरेक्स फ्री ऑफ स्क्रैचेस चिप्स और ब्रेक्स। दोस्तों ये बात सही है कि जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन तैयार करते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? बोरोसिलिकेट के ग्लास के जार यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्क्रैचेस नहीं पड़ते, वो टूटते नहीं हैं, ब्रेक नहीं होते हैं। अगले में कहा गया है कि इफ़ यू यूज़ द डिफरेंट रीजन में कहा गया है कि इफ़ यू यूज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लास, अगर मैं किसी और तरह का कोई और ग्लास यूज़ करूँगा तो टेम्परेचर वेरिएशन होने की वजह से वो टूट सकते हैं। तो इसलिए ये भी सही है और ये भी सही है, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसलिए इस हिसाब से ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 99 का ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 में बात करूं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोस्तों एक कैन को कुचलना मतलब क्रशिंग ए कैन, ये एक फिजिकल चेंज है। बॉइलिंग वाटर, पानी का गर्म करना, एक बॉइलिंग चेंज फिजिकल चेंज है। डिजोल्विंग शुगर इन वाटर, भाई चीनी का घोलना और वापस चीनी प्राप्त कर लेना एक फिजिकल चेंज है। लेकिन लकड़ी का जलना जो है वो एक केमिकल चेंज है, और हमसे केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, लकड़ी का जलना। क्वेश्चन नंबर 101 की बात करूं, द रेट एट विच ए सॉलिड डिजोल्व्स कैन नॉट बी इंक्रीज्ड। भाई कब हम सॉलिड को डिजोल्व नहीं कर सकते? जब हम किसी सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्वेंट के अंदर कोई सॉलिड डिजोल्व कर रहे हैं और हम उसको गर्म करेंगे, तो जो रेट है, रेट ऑफ डिजोल्यूशन है, वो क्या होगा? बढ़ जाएगा। हिलाएंगे तो भी बढ़ जाएगा, जोर से हिलाएंगे तो भी बढ़ेगा। विलयन की दर को बढ़ाने के लिए विलायक को गर्म करेंगे तो भी उसकी बढ़ जाएगा। तरल पदार्थ के संपर्क में आने वाली ठोस के सतह के क्षेत्र को से भी बढ़ जाएगा। लेकिन अगर हम उसमें और ज़्यादा मात्रा में सॉलिड मिलाएंगे, एडिंग मोर ऑफ द सॉलिड, तो वो डिजोल्व होना बंद हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 102, विच इंस्ट्रूमेंट्स इज यूज टू मेजर द मास ऑफ एन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास मेज़र करने के लिए हम किसका? तुला का यूज़ करते हैं, दैट इज़ बैलेंस का यूज़ करते हैं। टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मामीटर का यूज़ करते हैं। बंसन बर्नर जलाने के काम में आता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बैलेंस, तुला। व्हाट इज़ द पीएच वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन। दोस्तों ये किसको नहीं पता, पीएच वैल्यू 7 होती है न्यूट्रल सॉल्यूशन की, ठीक है। सांद्र उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। वट डज द टर्म इनफ्लेमेबल मीन्स। दोस्तों फ्लेमेबल का मतलब, ज्वलनशील का मतलब होता है जो आग पकड़ ले, यानी कि आग पकड़ने में जो सक्षम होता है, मतलब कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 105, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लेमेबल लिक्विड। फ्लेमेबल लिक्विड कौन सा जल सकता है? विनेगर नहीं जल सकता। वाटर की बात करूँ तो वाटर नहीं जल सकता। सॉल्ट सॉल्यूशन नहीं जल सकता। इथेनॉल जल सकता है। तो इथेनॉल जो हो गया वो क्या हो गया? एक फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील द्रव हो गया। What does the term pH means? pH का मतलब होता है, pH किसी भी सब्सटेंस की एसिडिटी और एल्केनिटी को बताता है, मतलब वो कितना अम्लीय है और कितना क्षारीय है ये बताता है। क्वेश्चन नंबर 7, 107, व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। दोस्तों आप सभी को पता है कि जब कोई लोहे की कील या लोहे का क्या होता है, जंग लगता है लोहे के ऊपर, तो होता क्या है कि जो आयरन होता है वो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, और वो फेरिक ऑक्साइड जिस होने की वजह से उसका वेट जो है बढ़ जाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आएगा कि जब आयरन नेल का क्या होता है, रस्टिंग होती है तो आयरन ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है और आयरन ऑक्सीजन की वजह से उसका जो वेट है नेल का वो क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। व्हेन आइस कन्वर्ट्स इनटू द वाटर दोस्तों, जब आइस से वाटर बनता है, जब आइस से वाटर बनता है तो इनके जो डेंसिटी में चेंज आता है। लेकिन ये कह रहा है कि जब बनता है तो एक्चुअली होता है क्या कि आइस से वाटर कन्वर्ट होने में ये भी 0 डिग्री पे आएगी, ये भी 0 डिग्री पे आएगी, लेकिन आइस को माइनस से आने में 0 डिग्री तक आने में और 0 डिग्री से 0 डिग्री आने में टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। तो वो जो हीट जा रही है आइस से वाटर बनाने में वो कहाँ जा रही है, एक्चुअली वो जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है। वो क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। तो इस हिसाब से इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, हीट इज एब्जॉर्ब, ऊष्मा अवशोषित होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेबोरेटरी सेफ्टी इक्विपमेंट इज यूज टू एक्सटिंग्विश द स्मॉल फायर। दोस्तों स्मॉल फायर के यूज़ में हम क्या कर सकते हैं, अग्निशामक यंत्र का भी यूज़ कर सकते हैं और जो फायर ब्लैंकेट होते हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक डिलेमा है, इट डिपेंड्स ऑन दी कि EMRS आंसर की में क्या आंसर देते हैं। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए था, और अगर ब्लैंकेट दिया है तो फायर ब्लैंकेट लिखना चाहिए था, क्योंकि छोटे मोटे ब्लैंकेट से भी हम छोटी मोटी आग को लैब के अंदर बुझा सकते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एग्जैक्टली अगर इस क्वेश्चन में बात करूँ तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो फायर एक्सटिंग्विशर है, बाकी डिपेंड करता है। चलिए, कुछ लोग आपको इसका ब्लैंकेट भी आंसर बता सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ ए बायोसेफ्टी कैबिनेट। दोस्तों बायोसेफ्टी कैबिनेट का क्या पर्पज़ होता है, बायोसेफ्टी कैबिनेट का मतलब ये होता है कि जो जैविक एजेंट होते हैं उनके साथ काम करने के लिए एक सुरक्षित स्थान की ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इसका जो मेन आंसर है वो क्या है, क्वेश्चन का मेन उद्देश्य जो होता है बायोसेफ्टी कैबिनेट का, टू प्रोवाइड ए सेफ प्लेस टू वर्क विद द बायोलॉजिकल एजेंट्स। क्वेश्चन नंबर 111, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ये जो KMnO4 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, प्योरीफाइंग ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इसलिए हम इसको ड्रिंकिंग वाटर के प्योरीफिकेशन में यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दोस्तों किसको नहीं पता होगा ये क्वेश्चन। SI यूनिट, जो इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। क्या होती है, एम्पियर होती है। तो ऑप्शन 3 इज़ द राइट आंसर। ओम जो होती है वो रेजिस्टेंस की होती है, वोल्ट जो होती है वो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है, और वाट जो होती है वो पावर की यूनिट होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 113, व्हाट आर द ड्यूटीज़ ऑफ ए लैब अटेंडेंट। किसी लैब अटेंडेंट के क्या कर्तव्य होते हैं। दोस्तों शिक्षकों को प्रयोग के साथ सहायता करना उसका एक कर्तव्य होता है, प्रयोगशाला उपकरण और आपूर्ति को बनाए रखना भी उसका कर्तव्य होता है, और छात्रों को सुरक्षा प्रदान करना भी उसका मेन कर्तव्य होता है। तो ऑप्शन A, B, C ऑल 3 आर करेक्ट, इसलिए ऑप्शन 1 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 114। 114 में क्या कहा गया है कि एक प्लेन मिरर है, जो प्लेन मिरर है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है। ये इसका नॉर्मल हो गया, 45 डिग्री पे एक रे आ रही है और वो 45 डिग्री पे ही क्या हो जाएगी, वापस लौट जाएगी। तो दोस्तों कहा यह गया है कि अगर मैं इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 डिग्री क्या कर दूँ, रोटेट कर दूँ, 10 डिग्री क्या कर दूँ, रोटेट कर दूँ, तो इसका जो एंगल है वो भी क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टेड रे है वो 20 डिग्री यानी कि 2 थीटा से क्या करती है, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर जाती है। तो इसका आंसर होगा रोटेटेड क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 20 डिग्री। तो सी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 115 जो कि एक न्यूमेरिकल है। मेरे हिसाब से इसका आंसर सी आना चाहिए। बाकी मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसमें, अभी बाद में जब सॉल्व करेंगे तब देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 116, ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको भी बाद में देखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 117 पे आ जाइए। असर्शन दिया है फॉर प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन। जो सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन यानी कि H2SO4, भाई स्ट्रॉन्ग से जब मैं इसको डाइल्यूट करूँगा तो मुझे भाई एक बात सुन लो कि सल्फ्यूरिक एसिड को जब डाइल्यूशन करेंगे तो एसिड को पानी में मिलाएंगे धीरे धीरे और तेज़ी से हिलाएंगे। ठीक है, फॉर प्रिपेयरिंग सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन ऑलवेज ऐड द एसिड टू वाटर वेरी स्लोली एंड वायर स्टीयरिंग वैगरसली। बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड, क्योंकि जब आप एकदम से एसिड सल्फ्यूरिक एसिड को पानी में मिलाएंगे तो एकदम से बहुत सारा लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलेगी, जिसकी वजह से वेसल टूट सकता है और आप जल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये इसकी क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसकी वजह से ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगले क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, बहुत ही हलवा क्वेश्चन। द्रव्यमान की इकाई, मानक इकाई पूछी थी, किलोग्राम होती है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास, किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 119 जो कि एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, इस पे बेस्ड है। और क्वेश्चन नंबर 120 भी इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द इंडिकेटर एंड कलर चेंज इज करेक्ट।
दोस्तों मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है ना वो फिनोफ्थलीन है। अगर बेस में यूज़ करते हैं, बेस मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में यूज़ करते हैं तो मिथाइल ऑरेंज होगा, जो ऑरेंज से येलो में कन्वर्ट होगा। अब ये देख लेना, मैंने नहीं देखा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन कि क्या है, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर जो है वो फर्स्ट है, फिनोफ्थलीन जो है कलरलेस से पिंक कलर में कन्वर्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थे पूरे 60 क्वेश्चन, 61 से 120 क्वेश्चंस तक, जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, बहुत ही आसान पेपर आया था, 60 क्वेश्चंस आए। कैंडिडेट का जो अटेम्प्ट है वो बहुत अच्छा रहा होगा। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है। दोस्तों बहुत आसान पेपर आया था, बहुत ही ईजी पेपर था। कट ऑफ जो है के बारे में अगर मैं बात करूं तो कट ऑफ कम से कम 90 के आसपास जाना चाहिए जनरल का कट ऑफ। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितना कितना अटेम्प्ट कर रहे हो, फिर हम एक बार कट ऑफ की भी बात करेंगे। और पेपर में जो करंट अफेयर है, हिंदी है, इंग्लिश है, बहुत ही ईजी आ रहे हैं। तो स्कोरिंग है वहाँ पे 60 में से 40-45 स्कोर किया जा सकता है, यहाँ भी 50 के आसपास से तो स्कोर किया जा सकता है। इसलिए ऑन द बेसिस ऑफ दिस एनालिसिस आई कैन से दैट द कट ऑफ विल बी 90-95 राइट फॉर द जनरल कैटेगरी। ठीक है, और दो दो चार चार नंबर और कम कर लीजिए, वो कैटेगरी कट ऑफ हो जाएगी। तो ज़रूर हम इस पर भी बात करेंगे। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों। माफ़ी चाहूँगा अगर कोई आंसर गलत टिक हो गया है तो, ठीक है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें, और राइट आंसर भी साथ में मेंशन कर दें उसका, कि उसका राइट आंसर क्या होगा। ये था 23 दिसंबर 2023 को होने वाले EMRS का लैब अटेंडेंट का पेपर, जो कि मुझे जो ये सब्जेक्ट कोड मिला था वो एसेट था, उसके हिसाब से मैंने आपको ये पूरी आंसर की बता दी है। दोस्तों फर्स्ट वीडियो में जो प्यार दिया, उम्मीद है कि आप इस वीडियो में भी हमें ढेर सारा प्यार देंगे। चैनल पे जो नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहीं रोकते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। जरूर इस वीडियो को पूरा देखें और हमें स्कोर जरूर बताएं कि आपने कितना अटैम्प्ट किया और कितना स्कोर हो रहा है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी है, और कैलकुलेट करके हमें अपना मार्क्स बताएं कि कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। चलिए फिर वीडियो को यहीं रोकते हैं। धन्यवाद, और वीडियो चैनल पे इसी तरह से जुड़े रहें हमारे। थैंक यू सो मच। अपनी प्रिपरेशन करते रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।